हेलो। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट रन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एनाकोंडा ओपन करना है। ओके। और अगर इन केस आपका एनाकोंडा ओपन करने के बाद आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम अगर लैग कर रही है, तो उस वक्त आपको ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ओके। प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कोंडा एक्टिवेट प्रोजेक्ट्स या मेरे मेरे सिस्टम में प्रोजेक्ट्स नाम का एनवायरनमेंट है, आपके सिस्टम में शायद प्रोजेक्ट नाम का एनवायरनमेंट रहेगा। तो कोंडा एक्टिवेट प्रोजेक्ट्स ये एंटर करके एनवायरनमेंट नेम एंटर करके आपको एंटर प्रेस करना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको स्पाइडर ओपन करना है तो स्पाइडर टाइप करके आप एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं, या कोड टाइप करके आप एंटर प्रेस करोगे। तो अगर आपने स्पाइडर टाइप करके एंटर प्रेस किया तो स्पाइडर ओपन होगा, कोड टाइप करके एंटर किया तो आपका विजुअल कोड स्टूडियो ओपन होगा। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है जो आपका कोड है उसकी। तो इस कोड में हमने सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। ओके, जो मैंने पहले वीडियो में आपको समझाई थी। वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो सेकंड फंक्शन है, इस सेकंड फंक्शन में हमने जो हमारा माइस्क्वेल का डेटाबेस है 29 पोलैरिटी। ओके। तो उस डेटाबेस को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ओके, सो उसके लिए पाईमाइस्क्वेल लाइब्रेरी के अंदर कुछ पैरामीटर्स हमें पास करने पड़ते हैं, जैसे कि होस्ट नेम, यूजर नेम, फिर पासवर्ड, उसके बाद डेटाबेस नेम, और फिर कैर सेट। तो जैसे ही ये सारी चीजें वैलिडेट हो जाती है, उसके बाद ही पाईमाइस्क्वेल का कनेक्शन हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमने डीबी क्लोज फंक्शन क्रिएट किया है। वो इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया, और लॉगिन के बाद आपका डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होने वाला है, तो उस वक्त आप ये डीबी क्लोज कनेक्शन यूज कर सकते हैं, सो दैट आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम ज्यादा लैग नहीं करेगा इसके लिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने फ्लास्क के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं। जैसे कि अगर एडमिन कोई प्रोडक्ट ऐड करता है और ऐड करने के बाद अगर वो कोई इमेज वहां पे अपलोड कर रहा है, तो वो इमेज कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके स्टोर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने वो पाथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है ऐप के साथ। ओके। फिर यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा है जिसके अंदर हमने राउटिंग किया /रजिस्टर। फिर यहाँ पे हमने मेथड्स डिफाइन की, गेट एंड पोस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया रजिस्टर करके। और जब यूजर यूआई पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करेगा और जब वो सबमिट करेगा, तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे वो जो भी उसकी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट आएगी, और रिक्वेस्ट अगर वो पोस्ट मेथड में रहेगी तो यहाँ पे यूजर की सारी इंफॉर्मेशन फेच की जाएगी। फेच करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे कुछ डेटाबेस के टेबल्स में। ओके, जैसे कि यूजर्स नाम का टेबल है, एड्रेस नाम का टेबल है। तो यूजर्स नाम के टेबल में सिर्फ और सिर्फ हम यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड ये स्टोर करेंगे। और जो एड्रेस नाम का फंक्शन है उसके अंदर यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पोस्टल कोड एंड मोबाइल नंबर ये सारी चीजें स्टोर करेंगे। ठीक है। जैसे ही हमारी ये सारी चीजें स्टोर हो जाती है, तो जब आप इतना ही कोड एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो डेटा है वो डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है एसक्यूएल के अंदर, तो आपको कॉन डॉट कमिट करना पड़ता है। कि जब आप कॉन डॉट कमिट करते हैं तो आपका जो डेटा है वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इन केस अगर यहाँ कहीं पे भी इश्यू आ जाता है, मान के चले आपने टेबल नेम गलत लिखा है या कॉलम नेम गलत लिखा है या एक दो वैल्यूज मिसिंग है, ऐसा कुछ एरर आ जाता है, तो हम यूजर को एक एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे कि लाइक एरर ऑकर्ड करके। और वो एरर प्रिंट किया जाएगा login.html पेज पे। और उसके बाद जैसे ही हमारी इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शनलिटी वर्क हो जाती है, तो उसके बाद हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है वो डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। सेम क्वेरी हम मतलब सेम कोड हमने लॉगिन के लिए लिखा है, यूजर लॉगिन के लिए। वहां पे भी यूजर का लॉगिन करते वक्त यूजर के कुछ डिटेल्स फेच किए जाएंगे, और वो डिटेल्स हमारे यूजर्स नाम के टेबल में एग्जिस्ट है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। अगर एग्जिस्ट होगा तो हम सेशन क्रिएट करेंगे। अब सेशन मतलब क्या कि अगर यूजर के क्रेडेंशियल्स वैलिड होंगे तो ही हम यूजर को अलाउ करेंगे बाकी के फंक्शनलिटीज यूज करने के लिए। अगर अगर यूजर का सेशन या जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो अगर गलत है तो उसका सेशन क्रिएट नहीं होगा। ओके। और अगर उसका सेशन क्रिएट नहीं हुआ तो जो
फीचर्स हमने क्रिएट किए थे वो फीचर्स वो यूज नहीं कर पाए। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले। मतलब जब यूजर इंडेक्स पेज पे आ जाता है, तो इंडेक्स पेज पे आने के बाद उसे कौन कौन से प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है वो शो होगा। ओके। पर शो होने के बाद जैसे वो क्विक व्यू करेगा, तो क्विक व्यू करने के बाद उसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उसे डिस्प्ले होनी चाहिए, सारे की सारी। लाइक उसका प्राइस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रेटिंग्स क्या है, या ऑफर्स ऑफर्स वगैरह क्या है, वो सारी चीजें। ओके। तो उसके लिए हमने ये पूरा कोड लिखा है। सबसे पहले हमने कोड लिखा है अमेजोन के लिए। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हमने हेडर पास किया। हेडर पास करने के बाद अमेजोन से हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक प्राइस फेच की। ओके। प्राइस फेच करने के लिए हमने ये जो क्लास है, मतलब सॉरी, ये स्पैन जो है, स्पैन नाम का जो एलिमेंट है, HTML एलिमेंट। ओके। उस स्पैन को अमेजोन ने क्लास नेम दिया है A-ऑफ स्क्रीन। ओके। और उस स्पैन के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट हम फेच करेंगे। फेच करने के बाद अगर उस टेक्स्ट में, मतलब जो भी उसकी प्राइस है, उस प्राइस के अंदर कॉमा रहेगा तो हम उसे रिप्लेस करेंगे स्पेस के साथ। फिर उसके बाद अगर रुपी का साइन रहा तो वो भी रिप्लेस किया जाएगा स्पेस के साथ। उसके बाद .00 रहेगा तो वो भी स्पेस के साथ रिप्लेस किया जाएगा। ओके। और अगर इस क्लास के थ्रू हमें कोई प्राइस नहीं मिलती तो हम सेकंड क्लास यूज करेंगे। ओके। तो इस क्लास के थ्रू हम प्राइस फेच करना स्टार्ट करेंगे। अगर वहां पे प्रोडक्ट की प्राइस अवेलेबल नहीं रहेगी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल ऐसे दिखाया जाता है। ओके। तो आउट ऑफ स्टॉक अगर प्रोडक्ट रहेगा तो हम यहाँ पे प्राइस नॉट अवेलेबल ऐसा शो करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही यूजर क्विक व्यू पे क्लिक कर देता है, क्लिक करने के बाद उसका जो भी डेटा था वो डेटा डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। ओके। उस यूजर का यूजर नेम एंड जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे उसने क्विक व्यू किया था, उस प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही हमें आईडी मिलेगा, उस आईडी के बेसिस पे हम कुछ वैल्यूज फेच करेंगे डेटाबेस से। सबसे पहले हम फेच करेंगे कि उस प्रोडक्ट के कौन कौन से कमेंट्स और कौन से यूजर ने कमेंट्स दिए हैं। ओके। तो वो सारे कमेंट्स हम यहाँ पे फेच करेंगे। कमेंट्स फेच करने के बाद उस इन यहाँ पे जो भी आपको डेटा मिलेगा, वो जब आप यहाँ पे फेच ऑल करोगे ना, तो आपको टपल में वैल्यूज मिलेगी ऐसे। ओके। टपल ऑफ टपल में वैल्यूज मिलेगी। तो उसे हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है और उसमें से हमें यूजर नेम अलग और कमेंट अलग, ऐसे अलग अलग करना है। ओके। सो दैट ऊपर यूजर नेम आएगा और नीचे उस यूजर का जो भी कमेंट रहेगा या जो भी रिव्यू रहेगा वो रिव्यू आएगा। ओके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेटा को आइट्रेट किया। आइट्रेट करने के बाद यहाँ पे डेटा को स्प्लिट किया। ओके। और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे हमने जिप कर दिया, सो दैट फर्स्ट यूजर की फर्स्ट कमेंट, सेकंड यूजर की सेकंड कमेंट, ऐसे हम फेच कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने उस प्रोडक्ट के कुछ डिटेल्स यहाँ पे फेच किए हैं। जैसे कि अगर कोई नेम रहेगा, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, अमेजोन लिंक, ये सारे डिटेल्स प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट नाम के टेबल में अवेलेबल रहेगी। ठीक है। तो वहां से हम सारा डेटा फेच करेंगे। फेच करने के बाद उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा को आइट्रेट किया। आइट्रेट करने के बाद अगर प्रोडक्ट डेटा जो है, इस प्रोडक्ट डेटा ऑफ 3 में अगर अमेजोन प्राइस इज नॉट अवेलेबल ऐसे रहेगा। ओके। मतलब प्रोडक्ट डेटा जो है, इस प्रोडक्ट डेटा में अगर कोई अमेजोन की लिंक नहीं रही तो हम सेट करेंगे कि अमेजोन प्राइस इज नॉट अवेलेबल। और अगर वहां पे अमेजोन की प्राइस अवेलेबल रहती है तो हम अमेजोन की प्राइस फेच करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये सारा डेटा फेच करके हम single.html पेज पे शो कर देंगे। तो वहां पे अमेजोन की प्राइस जाएगी, प्रोडक्ट का नेम, उसका प्राइस, उसका जो ओरिजिनल प्राइस रहेगा वो, उसके बाद जो भी ऑफर्स रहेंगे या उसका जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो सारी चीजें single.html पेज पे शो की जाएगी। ठीक है। पर ये जो single.html पेज है ये यूजर साइट में शो हुआ। अगर एडमिन ने प्रोडक्ट अपलोड किया और एडमिन साइड में ही उसे चेक करना है तो ये सिंगल टू फंक्शन यूज होगा। सेम जो कोड यहाँ पे लिखा है, सेम कोड हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ ये वेरिएबल चेंज कर दिया है। ओके।
अब उसके बाद यहाँ पे चैटबॉट का आता है। चैटबॉट में बेसिकली हमने किया क्या है, तो सबसे पहले चैटबॉट रन करने के लिए आपको आना है ये कस्टम बॉट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको पाथ कॉपी करना है। पाथ कॉपी करने के बाद आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है कोंडा एक्टिवेट चैटबॉट। मे बी मेरे पास नहीं रहेगा, हाँ। मे बी मेरे पास वो चैटबॉट का हाँ, मेरे पास चैटबॉट का ये नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि कोंडा एक्टिवेट चैटबॉट जो आपके सिस्टम में एनवायरमेंट है वो आपको टाइप करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं मेरा एनवायरमेंट जो है वो मैं टाइप करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सीडी स्पेस कंट्रोल वी कर देना है। ओके, जो पाथ आपने यहाँ से कॉपी किया था वो पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड एंटर करना है। ओके, अब यहाँ पे मेरा जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट सी ड्राइव में है और मैंने एंटर किया है डी ड्राइव में। तो अब मुझे डी ड्राइव में जाना है, इसके लिए आप डी कोलन एंटर करोगे तो वो डायरेक्टली उस पाथ पे चलाएगा फाइनल बॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कमांड एंटर करनी है जो मैंने यहाँ पे दी है, रासा रन एक्शन। ये कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो चैटबॉट है वो चैटबॉट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा एक टर्मिनल ओपन करना है, वहां पे भी आपको सेम कोंडा एक्टिवेट चैटबॉट लिख देना है आपके सिस्टम में। ठीक है, चैटबॉट लिखने के बाद वहां पे भी सीडी स्पेस जो भी पाथ रहेगा वो पाथ, ये जो पाथ था वो सेम पाथ आपको वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे डी कोलन मैंने एंटर किया क्योंकि मेरा जो डेटा है वो डी ड्राइव में है। अगर आपका प्रोजेक्ट ई ड्राइव में है तो यहाँ पे आपको ई कोलन ऐसे करना है। ओके, और जैसे ही आप यहाँ पे वो उस पाथ पे पहुंच जाओगे तो आपको ये जो सेकंड कमांड है रासा रन हाइफन हाइफन कोर स्टार हाइफन हाइफन इनेबल हाइफन एपीआई, ये आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। तो आपका जो चैटबॉट है वो चैटबॉट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चैटबॉट स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका बॉट स्टार्ट होगा और एडमिन साइड पे या सॉरी यूजर साइड पे जैसे आप कोई भी क्वेरी एंटर करोगे तो वो जो क्वेरी है वो क्वेरी यहाँ पे चली आएगी। ओके, यहाँ पे क्वेरी आने के बाद जो भी मतलब हमारा जो बॉट था वो बॉट और उसका मतलब जो यूजर ने क्वेरी पास की थी वो क्वेरी, ये ऐसे क्या बोलते हैं सर डिक्शनरी फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर किया जाएगा। ओके, जेसन फॉर्मेट में। ओके, तो ये जो डिक्शनरी है ये डिक्शनरी स्टोर की जाएगी जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में स्टोर करने के बाद ये जो लोकल होस्ट कोलन 5005 ये जो है ये जब आप बॉट को रन करोगे ना तो रन करने के बाद एक सीएमडी पे ओके एक कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको ये दिख जाएगा कि लोकल होस्ट कोलन 5005। ओके, तो उस वेबसाइट को या उस सर्वर पे हम हमारा ये जो डेटा है जेसन का डेटा वो डेटा हम पास करेंगे। ठीक है, वो डेटा पास करने के बाद हमारा जो बॉट है ट्रेन किया हुआ बॉट वो ट्रेन्ड बॉट हमें रिस्पॉन्स देगा। ओके, और जो भी रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलेगा वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। उस रिस्पॉन्स को हमने जेसन में कन्वर्ट किया। जेसन में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फेच किया। ओके, जो बॉट का टेक्स्ट है आउटपुट है बॉट का रिप्लाई वो यहाँ पे हमने फेच किया और वो रिप्लाई हमने पास किया आगे। ओके, अब आगे कहा तो अगर आप यहाँ पे अ, मेरे पास वो चैटबॉट का एचटीएमएल पेज नहीं है, पर अगर आप chatbot.html पेज पे चले जाओगे तो वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट दिखेगी, तो वहां पे हमने वो रिस्पॉन्स पास किया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे ये कॉन्टैक्ट लॉग आउट वो सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे ऐड टू कार्ट है, तो जैसे आप कोई प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो उसका जो भी यूजर था उस यूजर का यूजर मतलब जो भी यूजर था उस यूजर का यूजर आईडी और यूजर का नेम वो यहाँ पे फेच किया जाएगा और कार्ट के अंदर वो जो भी डेटा उसने
मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स उसने बाय किए थे उसका सारा डेटा इस कार्ट टेबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है। अगर आपने रिमूव पे क्लिक किया तो सेम यूजर का आईडी और प्रोडक्ट आईडी, इन दोनों के बेसिस पे कार्ट के टेबल से वो डेटा डिलीट किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने डिलीट की क्वेरी लिखी है। उसके बाद आता है प्राइस ऑप्टिमाइजेशन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके। तो यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या है कि सबसे पहले हमने ऐप को कॉल किया। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड्स डिफाइन की, गेट एंड पोस्ट। ओके। फिर जैसे ही एडमिन यूआई या एचटीएमएल पेज पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड करता है, ओके, या उसके जो भी डिटेल्स रहेंगे जैसे कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम हुआ, उसका अमाउंट कितना चाहिए, वो सारी चीजें। ओके। तो जैसे ही वो एक सेकंड रुकिए। हाँ, यहाँ पे तो जैसे ही यूजर एडमिन, सॉरी, लाइन नंबर, हाँ हो, ये जो प्राइस ऑप्टिक है यहाँ पे वो कोड हमने लिखा है। तो जैसे ही एडमिन उस वहां पे जो भी फॉर्म है, एचटीएमएल पे जो भी फॉर्म है, उस फॉर्म में जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड ब्रांड, ये चार चीजें जैसे ही सिलेक्ट करेगा, ओके, और सबमिट कर देगा, तो वो जो सारी चीजें हैं वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे हम फेच करेंगे। पर जो डिटेल्स वो सिलेक्ट करेगा वो वहां पे गई कैसे, वहां पे उसे ड्रॉप डाउन मिला कैसे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रोसेस्ड डॉट सीएसवी करके जो एक एक्सेल शीट है, ये इस एक्सेल शीट को हमने रीड किया। ओके। इस एक्सेल शीट में यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट कंडीशन कैटेगरी है, कैटेगरी नेम, ब्रांड नेम, प्राइस, शॉपिंग, आइटम डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे एक प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ओके। तो हमने क्या किया कि इस सारे सीएसवी फाइल में से हमने सिर्फ जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड नेम, जेंडर लेबल, कैटेगरी लेबल, सब कैटेगरी लेबल, ब्रांड लेबल, ओके, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे फेच कर दी। अब ये लेबल्स बेसिकली है क्या? तो जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करते वक्त ये जो डेटा है ये सारा डेटा कैटेगरिकल डेटा है, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। मतलब कैटेगरी का नाम, सब कैटेगरी का नाम, ब्रांड का नाम, तो ये सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और हमारा जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम न्यूमेरिक फॉर्मेट में डेटा रीड कर सकता है, ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं। तो उसे न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबल एनकोडिंग करना पड़ा, सो दैट हर एक वैल्यू को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाएगा। ओके। अगर मान के चलिए वहां पे लेविस है तो लेविस को 0 आएगा। ओके। उसके बाद अगर एडिडास है तो उसको 1 आएगा। उसके बाद जॉर्डन है तो वहां पे 2 आएगा। ऐसे तो हर एक ब्रांड को, हर एक सब कैटेगरी, कैटेगरी, जेंडर, हर एक डेटा को अलग अलग वैल्यू पास की जाएगी। ओके। उस वैल्यू के साथ उसे डिफाइन किया जाएगा, और वो वैल्यूज हमने स्टोर की है इन सारे कॉलम्स के अंदर। तो ये कॉलम्स की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमने फेच कर दी। फेच करने के बाद जैसे ही यूजर, मतलब जैसे ही एडमिन इस प्राइस ऑप्टिमाइजेशन के पेज पे चला जाएगा, तो ये जो सारी डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स हम वहां पे स्टोर कर देंगे। ओके। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने वहां पे स्टोर किया है। तो जेंडर लिस्ट, हमने जेंडर लिस्ट में से जेंडर लेबल, तो लेबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया, और जेंडर का जो मेन वर्ड है वो यहाँ पे डिफाइन किया। मतलब एडमिन जब जेंडर पे क्लिक करेगा तो उसे मेल एंड फीमेल ऐसे ही दिखेगा। पर जब एडमिन सबमिट करेगा तो मेल का वैल्यू, हमने मेल का जो लेबल है वो लेबल 0 है, सॉरी 1 है, और फीमेल का 0 है। ओके। तो जब एडमिन मेल सिलेक्ट करेगा तो बैकएंड में चला जाएगा 1, और जब एडमिन फीमेल सिलेक्ट करेगा तो बैकएंड में चला जाएगा 0। सेम वैसे ही यहाँ पे कैटेगरी के लिए किया है। अगर सपोज सपोज एडमिन ने यहाँ पे जैकेट या मान के चलिए जींस पैंट ऐसे कोई सिलेक्ट किया, तो अगर सपोज जैकेट सिलेक्ट किया तो जैकेट का लेबल 0 है, तो 0 बैकएंड में चला जाएगा। अगर उसने टी शर्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया तो टी शर्ट का लेवल सपोज 1 है, तो 1 चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे वो बैकएंड में जो वैल्यूज चली जाएगी वो लेबल्स चले जाएंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे। वो इसलिए क्योंकि हमारा मॉडल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही रीड कर सकता है, इसके लिए।
तो यहाँ पे जब वो एडमिन उस डेटा को सबमिट करेगा, उस फॉर्म को सबमिट करेगा, तो वो जो फॉर्म का डेटा है वो सारा हम यहाँ पे फेच कर देंगे। फेच करने के बाद यहाँ पे जो भी हमें डेटा मिला उसकी एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की। ओके, और उस डिक्शनरी को हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। ओके, अगर हम चाहते तो ये सारा का सारा डेटा ऐसे का ऐसे ही इस हमारे ट्रेंड मॉडल को पास कर सकते थे। पर जब हमने मॉडल को ट्रेन किया, तो ट्रेन करते वक्त हमने कुछ प्रोसेसिंग की थी। मतलब हमने जो हमारा डेटा था वो डेटा हमने डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में मॉडल को पास किया था, और उस वक्त मॉडल वो ट्रेन हुआ था। तो जिस वे में आपका मॉडल ट्रेन हुआ है उसी वे में आपको अभी डेटा फीड करना है। ओके, मॉडल ट्रेन होने के बाद उसी वे में आपको डेटा फीड करना है, सो दैट मॉडल आपको आउटपुट देगा। ठीक है। अब उसके बाद तो जैसे ही हमने डेटा मिला तो वो डेटा हमने डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसे हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। अब ये जो डेटा फ्रेम हमें मिला, वो डेटा फ्रेम हमने पास किया है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के लिए। तो उससे पहले हमने यहाँ पे हमारा जो मॉडल था वो मॉडल हमने यहाँ पे लोड कर दिया। लोड करने के बाद यहाँ पे उस मॉडल के अंदर हमने यूजर इनपुट का डेटा जो था वो डेटा हमने फीड कर दिया। तो इस डेटा के बेसिस पे मॉडल हमें आउटपुट देगा, मतलब प्रेडिक्शन देगा। तो वो जो प्रेडिक्शन होगा वो प्रेडिक्शन हमारी प्राइस रहेगी। ओके, वो कैसे? क्योंकि जब हमने मॉडल को ट्रेन किया था तो ट्रेन करते वक्त हमने 5 चीजें उसे फीड की थी। 4 चीजें थी ये। ओके, और 5th चीज ये थी कि उसकी प्राइस। ओके, सपोज जेंडर मेल है, कैटेगरी शूज है, सब कैटेगरी उसकी लेट्स से लेदर है, और ब्रांड नेम सपोज वुडलैंड है। ओके, तो इनका प्राइस रहेगा 2000। ओके, या 5000 ऐसे। तो ये जो डेटा था वो डेटा हमने मॉडल को ट्रेन करने के लिए दिया, और हमारा जो प्राइस है वो प्राइस हमारा आउटपुट रहेगा। तो उसे हमने मॉडल को भी पास किया कि लाइक अगर इस ऐसे पैटर्न का डेटा तुझे मिलता है तो तुझे ये प्राइस बतानी है, काइंड ऑफ दैट। ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्राइस फेच की। अब ये जो प्राइस है ये प्राइस हम डायरेक्टली यूजर जो भी एडमिन है उस एडमिन को प्राइस opti.html पेज पे शो कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही एडमिन ये सारी चीजें सेलेक्ट करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो विद इन 30 to 40 सेकेंड्स उसे यहाँ पे प्रिडिक्टेड प्राइस मिलेगी। ठीक है, अब प्रिडिक्टेड प्राइस मिलने के बाद हाँ, प्रिडिक्टेड प्राइस मिलने के बाद यहाँ पे कोड आता है होम पेज का। तो जैसे ही यूजर लॉगिन, हाँ सॉरी, प्रिडिक्टेड प्राइस मिलने के बाद एडमिन साइड में एक और फंक्शन है ऐड प्रोडक्ट का। ओके, तो ऐड प्रोडक्ट में हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के जो भी डिटेल्स रहेंगे वो डिटेल्स यहाँ पे फेच किए जाएंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में जैसे ही यूजर ऐड प्रोडक्ट के मेन्यू पे क्लिक करेगा, तो वो उसे डायरेक्टली हम रीडायरेक्ट करेंगे इस ऐड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल पेज पे, यहाँ पे। ओके, जैसे ही यूजर इस वेब पेज पे चला आता है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस फंक्शन को जो रिक्वेस्ट मिली है वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में है या गेट मेथड में है। ओके, तो जब वो मेन्यू पे क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो गेट मेथड में रहेगी। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शनैलिटी रन ही नहीं होगी, उसे डायरेक्टली एड प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल पेज शो किया जाएगा। ओके, अब उसके बाद जैसे ही उसे सारा का सारा फॉर्म दिख जाता है, तो वहां पे वो सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करेगा, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम हुआ, प्राइस हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन, अगर कोई इमेज है तो वो इमेज, उसका स्टॉक उसके पास कितना है, उसकी कैटेगरी, और उसका ऑफर। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पे लिंक भी रहेगी आपके वो जो लिंक अमेजोन लिंक थी, वो अमेजोन लिंक का जो चेंज था वो चेंज आपके सिस्टम में किया था। ओके, तो मेरे सिस्टम में वो अभी फिलहाल तो नहीं है। तो जैसे ही ये सारी चीजें वो
फिल कर देगा, वो पूरा का पूरा फॉर्म फिल करता है। और फिल करने के बाद जैसे ही वो सबमिट करेगा, तो सबमिट करने के बाद वो डेटा यहाँ पे हम फेच करेंगे। डेटा फेच करने के बाद उसमें से जो हमें फाइल फाइल इन द सेंस प्रोडक्ट की जो इमेज है, वो इमेज हमें स्टोर करनी है। तो स्टोर करते वक्त हमें उस इमेज का नाम भी चाहिए कि कौन से नाम से उसे स्टोर करना है। तो ये जो सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम है वो क्या करेगा कि जो इमेज यूजर ने अपलोड की है, एडमिन ने जो इमेज अपलोड की है, उस इमेज का जो नेम रहेगा, वो नेम इस सिक्योर फाइल नेम के थ्रू हम फेच करेंगे। फेच करने के बाद यहाँ पे वो जो इमेज है वो इमेज सेव की जाएगी। कहाँ पे? स्टैटिक स्लैश अपलोड, जो हमने ऊपर ऐप को कॉन्फ़िगर किया था, वहां पे ये स्टोर किया जाएगा। ओके, और स्टोर करते वक्त यहाँ पे जो भी हमें नाम मिला, उसी नाम से हम उसे स्टोर करेंगे, उस इमेज को। ठीक है। अब उस इमेज को हमने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट उसने ऐड किया था, उस प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, स्टॉक, कैटेगरी आईडी, ऑफर एंड अमेजन लिंक, ऐसे सारा डेटा हम प्रोडक्ट नाम के टेबल में स्टोर कर देंगे। ओके, तो ये एसक्यूएल की क्वेरी हमने लिखी, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मतलब टेबल नेम, और फिर यहाँ पे जो भी कॉलम्स थे टेबल के, उन कॉलम्स के नाम। तो हर एक कॉलम में वो उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा था वो डेटा स्टोर किया जाएगा। और कॉन डॉट कमिट करने के बाद वो जो डेटा है वो डेटा परमानेंटली स्टोर होगा इस टेबल के अंदर। ठीक है। तो जैसे ही डेटा स्टोर हो जाता है, तो एडमिन को हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऐड हुआ। ऐड होने के बाद सेकंड, आई गेस थर्ड मेन्यू था ग्राफ का। नहीं, एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट मेन्यू था आपका फॉरकास्टिंग का, कि लाइक उसकी जो भी प्रोडक्ट रहेगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ओके, इन फ्यूचर उसकी जो डिमांड रहेगी, वो डिमांड क्या कितनी हो सकती है, उसका फॉरकास्टिंग हमने किया था। ओके, तो फॉरकास्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे एलएसटीएम का यूज किया है। ओके, तो ये जो फंक्शन है प्रेडिक्ट प्राइस ऑफ डेटा, तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं आपको लाइन वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही यूजर, मतलब जैसे ही एडमिन प्रोडक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेगा, थर्ड मेन्यू पे जैसे ही वो क्लिक करेगा प्रोडक्ट रिपोर्ट नाम के, तो उस प्रोडक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद, उस प्रोडक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम कॉन डॉट कमिट करेंगे और कर्सर इनिशियलाइज करेंगे। कर्सर इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट सम ऑफ स्टॉक एज आइटम स्टॉक, तो जितना भी स्टॉक था उस स्टॉक का हमने पूरा टोटल फेच किया। फिर कैटेगरी नेम, ये दोनों चीजें हमने फेच की प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट नाम के टेबल से। उसके बाद कैटेगरी के टेबल से हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज फेच की। ओके, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, तो इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो भी कैटेगरी थी, इस कैटेगरी के बेसिस पे हमने कैटेगरी का आईडी फेच किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने जो यूजर था, उस यूजर ने जो परचेस किया था डेटा, तो उसकी क्वांटिटी, मतलब अगर यूजर ने आज के डेट में कितनी क्वांटिटी परचेस की है। ओके, तो जितने भी यूजर्स इस यूजर फ्रॉड डिटेल्स में अवेलेबल है, ओके, वो सारे यूजर्स हम फेच करेंगे, पर उनकी सिर्फ और सिर्फ दो डिटेल्स फेच करेंगे। एक रहेगा हमारा डेटा, और सेकंड रहेगी हमारी क्वांटिटी। ठीक है, तो इस डेट, कौन से डेट पे उसने कौन कितनी क्वांटिटी परचेस की थी प्रोडक्ट की, ये डेटा हम यहाँ पे फेच करेंगे। फेच करने के बाद यहाँ पे डेट एंड क्वांटिटी, इन दोनों का हमने लिस्ट क्रिएट किया। लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसका डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया। अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद हमारे पास अब दो कॉलम्स है, एक है डेट्स, सेकंड है क्वांटिटी। तो ये जो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम हमने प्रेडिक्ट प्राइस ऑफ डेटा को पास कर दिया। तो जैसे यहाँ पे डेटा चला आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी क्वांटिटीज थी, उन सारी क्वांटिटीज का डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, स्टोर करने के बाद हमारे पास डेट्स है, क्वांटिटीज है, और साथ ही साथ सीरियल नंबर है, 0 1 2 3 4 ऐसे।
तो हमने क्या किया कि उन सीरियल नंबर्स को रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद उन इंस्टेड ऑफ सीरियल नंबर्स हमने डेट्स वहां पे फेच किया, मतलब डेट्स वहां पे सेट कर दिए एज अ इंडेक्स नंबर। ओके, तो वहां पे डेट्स चले गए। डेट्स चले जाने के बाद यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म टू परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे हमने उस क्वांटिटी का मतलब जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी का डेटा था, उस डेटा को हमने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि सारी क्वांटिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा, कि कितने परसेंट की क्वांटिटी उसने ऑर्डर की है अभी तक, या उस पर्टिकुलर डेट के लिए, ऐसे। ओके, उसके बाद जैसे हमें क्वांटिटीज मिल जाती है, परसेंटेज टू चेंज की क्वांटिटीज मिल जाती है, तो वो मिलने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक ही कॉलम है क्वांटिटीज का। ठीक है, क्वांटिटीज का कॉलम है, और हमारे पास जो इंडेक्स था, वो इंडेक्स मतलब हमारे डेट्स है। तो हमने क्या किया कि जो भी क्वांटिटीज थी, वो क्वांटिटीज हमने इस डेटा सेट के वेरिएबल के अंदर स्टोर की। स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमारा डेटा स्प्लिट हुआ, मतलब जो भी डेटा सेट, जो भी क्वांटिटीज थी, उसमें से 99% डेटा हम स्टोर करेंगे ट्रेन के अंदर, और बाकी जो बचा हुआ 0.01%, मतलब 1% जो डेटा है, वो डेटा स्टोर किया जाएगा वैलिड के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे डेटा हम स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन साइज लिखी है 60। एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन साइज लिखा है 60, मतलब 60 डेज का हमें प्रेडिक्शन चाहिए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेन डेटा था, मतलब 99% जो डेटा था, उस डेटा को हमने स्प्लिट किया एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो एक्स ट्रेन में चले जाएगा हमारा डेट का डेटा, और वाई ट्रेन में चला जाएगा हमारा प्राइस का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो डेटा सारा आइट्रेट कर दिया। आइट्रेट करने के बाद यहाँ पे हमने एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन को अरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमारा अरे में कन्वर्ट हुआ। अरे में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे अरे को हमने रीशेप कर दिया, मतलब यहाँ जैसे ही आप इस पूरे लिस्ट को अरे में कन्वर्ट करोगे, तो अरे में आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो उस वो जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कभी कभी 3/4 का या 2/6 का ऐसे हो जाता है। ओके, तो वो जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स नहीं बनता, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स, 3/3 का, 4/4 का, ऐसे मैट्रिक्स नहीं बनता है वो। तो उस मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये np डॉट रीशेप किया। रीशेप करने के बाद अब हमने जो चीजें एक्सट्रेन के लिए की, मतलब यहाँ पे जो 99% डेटा था, उस डेटा के लिए किया। अब सेम चीज हमें करनी है वैलिडेशन, मतलब 1% डेटा के लिए। तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दी। ठीक है, एक्स टेस्ट में और एक्स वैलिड एंड वाई वैलिड ऐसे कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा एलएसटीएम का मॉडल स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने सिक्वेंशियल यूज किया है। सिक्वेंशियल क्या करता है कि जो भी डेटा हम मॉडल को पास करेंगे, वो डेटा सिक्वेंशियली फीड किया जाएगा। ठीक है, सिक्वेंशियली फीड करने के बाद यहाँ पे हमने एलएसटीएम को इनिशियलाइज किया, और उसके अंदर हमने यहाँ पे इनपुट शेप दे दिया एक्सट्रेन डॉट शेप ऑफ 1,1। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा एक्सट्रेन का डेटा है, उस एक्सट्रेन का डेटा, उस डेटा का जो अगर आप शेप निकालोगे, तो शेप आपको रो एंड कॉलम्स में मिलेगा। ठीक है, तो जो सेकंड रहेगा, मतलब जितने भी कॉलम्स रहेंगे, उतने कॉलम्स कॉमा 1 ऐसे डेटा एज अ इनपुट शेप पास करेंगे। ठीक है, तो हमने इस यहाँ पे ही क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी इनपुट लेयर है। ओके, जब भी आप कोई न्यूरल नेटवर्क या एलएसटीएम, जीआरयू, कोई भी अगर न्यूरल नेटवर्क का मॉडल क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन उसकी इनपुट लेयर रहती है। तो इनपुट लेयर में हमें इनपुट शेप डिफाइन करना पड़ता है, मतलब जब भी हम मॉडल को डेटा फीड करेंगे, तो वो कौन से शेप में होना चाहिए। ओके, वो शेप हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। अब वो जो शेप है, वो शेप यहाँ पे डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमने ड्रॉप आउट 0.2 सेट किया है। अब ये ड्रॉप आउट 0.2 क्या है बेसिकली, कि अगर यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, ओके, तो ट्रेन होने के बाद वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा है
कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। ओके, ओवरफिट कब होता है? जब आपका डेटा सही होगा, ओके, और पर डेटा कम रहेगा। ओके, सेकंड चांस ये है कि अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है, ओके, पर इतना मतलब मॉडल को वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, मॉडल अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहा है डेटा, तो वहां पे मॉडल अंडरफिट हो जाता है। ओके, और अगर मॉडल ओवरफिट या अंडरफिट हो गया तो आपकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडल ओवरफिट ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट यूज किया 0.2। तो यहाँ पे मॉडल जितना भी डेटा लर्न करेगा उन सारे वेट्स में से हम सिर्फ और सिर्फ 0.2% डेटा रिड्यूस करते जाएंगे हर एक लेयर में। ठीक है, यहाँ पे उसने 100% डेटा लर्न कर दिया, उसमें से हम 0.2% डेटा ड्रॉप कर लेंगे। नेक्स्ट लेयर है हमारी हिडन लेयर, यहाँ पे भी उसने डेटा लर्न कर दिया, उसमें से 0.2% डेटा हमने ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे यहाँ तक हमारा आउटपुट लेयर चलता है। ओके, आउटपुट लेयर सॉरी हिडन लेयर्स चलता है यहाँ तक। ये रहे हमारे 3 हिडन लेयर्स और एक इनपुट लेयर। अब एंड में हमारे पास है आउटपुट लेयर। ओके, आउटपुट लेयर के बाद हमने यहाँ पे यूज किया है मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल के अंदर ऑप्टिमाइजर हमने यूज किया है एंड लॉस फंक्शन यूज किया है। ऑप्टिमाइजर क्या करता है कि मॉडल को ऑप्टिमाइज करता है, सो दैट जो भी डेटा हम उसे फीड करेंगे वो डेटा उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, उसका जो भी पैटर्न रहेगा वो पैटर्न उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजर यूज किया। लॉस फंक्शन के अंदर हमने मीन स्क्वायर्ड एरर यूज किया है। तो जब भी मॉडल ट्रेन होगा उस वक्त वहां पे मीन स्क्वायर्ड एरर मेजर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉडल हमारा कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद हमारे पास जो एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन था 99% में से, तो वो डेटा हमने यहाँ पे मॉडल को फीड किया। फीड करने के बाद यहाँ पे इपॉक्स इक्वल टू 1 एंड बैच साइज इक्वल टू 1000 सेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन होगा। ठीक है, मैम ने अगर पूछा या जो भी आपके प्रोफेसर रहेंगे या एक्सटर्नल रहेंगे, उन्होंने अगर पूछा कि आपका लॉस कितना है, तो आपको जब आप इसे रन करोगे तो टर्मिनल पे आपको कुछ इस तरीके की लाइंस दिखेंगी। ठीक है, और सब उसके बाद इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइमिंग दिखेगा और टाइमिंग के बाद आपको लॉस दिखेगा, लॉस ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। ओके, तो वहां पे आपको बताना है वो एक लॉस कितना है। ओके, अगर आपका गाइड या आपके जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल बोलते हैं कि आपका लॉस इतना ज्यादा क्यों है, तो वो आपको ये बताना है कि हमारे जो इपॉक है वो इपॉक 1 हमने रखा है। ओके, अगर हम इपॉक बढ़ाएंगे तो हमारा लॉस रिड्यूस हो जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पर अगर हमने इपॉक्स बढ़ा दिए तो उसका असर हमारे एचटीएमएल पेज पे पड़ेगा। कि लाइक अगर एडमिन ने जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ओके, या फॉरकास्टिंग पे क्लिक कर दिया, तो वो लोड होगा। ओके, लोड होने में टाइम लेगा, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे अगर इपॉक 25 सेट किए तो 25 इपॉक्स खत्म होने के बाद ही हमें फॉरकास्टिंग के आउटपुट मिले, फ्यूचर प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो वो जो फ्यूचर प्राइस है वो फ्यूचर प्राइस हमें 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के बाद भी मिल सकती है। तो इतना वेट ना करते हुए हमने डायरेक्टली एक ही इपॉक सेट किया है, इसके वजह से हमें लॉस ज्यादा मिल रहा है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से, ओके, पीएलटी डॉट लीजेंड्स तक, यहाँ तक हमने जो कुछ किया है वो हमारा प्रिडिक्शन है। मतलब नेक्स्ट 1000 डेज का जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो भी डेटा हमें मिला था, ओके, ऊपर जो हमने डेटा प्रोसेस किया था उसमें से हमने 3650 वैल्यूज हमने फेच कर दी। ओके, फेच करने के बाद उन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पे आइटरेट किया। आइटरेट करने के बाद उसे अरे में कन्वर्ट किया, फिर रिशेप किया,
फिर उसे स्प्लिट किया। ओके, स्प्लिट करने के बाद जो भी हमें डेटा मिला वो डेटा हमने फीड किया है मॉडल को। तो अगर आप मॉडल को आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स प्रिडिक्ट। ओके, तो मतलब जो भी डेटा हमने यहाँ पे फेच किया था वो डेटा हमने रिशेप करने के बाद प्रिडिक्शन को पास किया, मतलब मॉडल को पास किया। तो मॉडल हमें प्रिडिक्शन देगा कि फ्यूचर वैल्यूज क्या हो सकती है। तो जो भी फ्यूचर वैल्यूज मिलेगी वो फ्यूचर वैल्यूज हमारी ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डेटा था वो, उन दोनों को हमने मिक्स किया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी हमें डेटा मिल रहा है उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्राइस वैल्यूज ही फेच करनी है। जो हिस्टोरिकल वैल्यूज थे वो रिड्यूस करनी है, रिमूव करनी है। तो उसके लिए हमने ये सारा कोड लिखा है यहाँ तक का। ओके, और यहाँ पे जो भी हमें हिस्टोरिकल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू जो भी मिली उसका हमने यहाँ पे ग्राफ जनरेट किया है। ओके, और वो ग्राफ हमने स्टोर किया है स्टैटिक फोल्डर के अंदर, फ्यूचर ग्राफ के अंदर abc.png, स्टैटिक फ्यूचर ग्राफ abc.png। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन मतलब आपका हिस्टोरिकल डेटा है 2022 से लेके 2023, फर्स्ट मतलब जैन 23 से लेके सॉरी 9th इन द सेंस सितंबर या अक्टूबर से लेके जैन 2023 तक का डेटा जो है वो सारा आपका हिस्टोरिकल डेटा है। और उसके बाद का जो भी डेटा है फरवरी एंड मार्च, तो ये रहा आपका फॉरकास्टेड डेटा। ठीक है, तो ये डेटा हमें यहाँ पे मिला, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमें डेटा मिला वो डेटा हमें अब ग्राफ पे भी शो करना है, मतलब जो वेब पेज है वो वेब पेज पे भी शो करना है विथ डेट्स। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारे डेटा को आइटरेट कर दिया कि लाइक जो भी हमें वैल्यूज मिली या जो भी हमें हिस्टोरिकल वैल्यूज मिली वो हिस्टोरिकल वैल्यूज रिमूव करके जो भी हमें आउटपुट वैल्यू मिला, फोरकास्टेड वैल्यूज जो मिली वो वैल्यूज हमने यहाँ पे आइटरेट की। ओके, आइटरेट करते वक्त हमने डेट एंड उसका मतलब जो भी डेट था वो फ्यूचर डेट रहेगा, वो फ्यूचर डेट और उस डेट की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू, ऐसे दोनों चीजें हमने इस डिक्शनरी में पास कर दी। ओके, इस डिक्शनरी में पास करने के बाद जो भी डिक्शनरी हमें मिली वो डिक्शनरी हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी। ठीक है, अब रिटर्न करने के बाद अगर आप यहाँ पे इसे कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V, तो अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे तो यहाँ पे TF4 एंड DT4 मिलेगा। ठीक है, अब ये TF4 एंड DT4 है क्या एक्चुअली, तो DT4 मतलब जो हमें फ्यूचर डेट मिली थी वो फ्यूचर डेट हमने इसके अंदर स्टोर की, और फ्यूचर वैल्यूज जो मिला था, फ्यूचर वैल्यूज जो हमें मिली थी वो हमने TTF4 में लिखी है। ओके, तो ये दो वैल्यूज हमने आगे जाके प्रोडक्ट स्टॉक डॉट एचटीएमएल पेज पे शो कर दी। तो वहां पे वो हमारे आपको दिख जाएगा कि एक फॉरकास्टेड ग्राफ आपको जनरेट करके मिलेगा, मतलब एक लाइन चार्ट आपको बेसिकली जनरेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो कोड है ये कोड हमारा पेमेंट का है कि लाइक अगर यूजर ऐड टू कार्ट करता है एंड प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता है। ओके, जैसे ही वो चेकआउट पे क्लिक करेगा तो उसे वहां पे प्रोडक्ट शो मतलब प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स और पेमेंट के डिटेल्स वहां पे दिखेंगे। ठीक है, पेमेंट के यहाँ पे उसे कार्ड नंबर फिल करना है, कार्ड एज पर कार्ड नेम वहां पे फिल करना है, और एक्सपायरी डेट वहां पे फिल करनी है। ये तीन चीजें फिल करने के बाद हमने ये सारा डेटा बैकएंड में फेच कर दिया। फेच करने के बाद हमने चेक किया कि कार्ट में मतलब जो भी हमारे पास कार्ट नाम का टेबल है उस कार्ट नाम के टेबल के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है बेस्ड ऑन यूजर आईडी। ओके, उस यूजर ने जो भी डेटा परचेस किया था वो सारा डेटा हमने स्टोर किया था कार्ट नाम के टेबल के अंदर। ओके, तो इस टेबल के अंदर हम चेक करेंगे कि वो जो यूजर आईडी है, लॉग्ड इन यूजर आईडी, वो यूजर आईडी कार्ट नाम के टेबल के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। ओके, अगर अवेलेबल रहेगा तो हम क्या करेंगे,
कि यूजर का जो भी आईडी रहेगा वो आईडी, डेट, कैटेगरी एंड क्वांटिटी, ये 4-5 वैल्यूज हम स्टोर करेंगे यूजर प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक अभी 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 जो फॉरकास्टिंग देखा उस फॉरकास्टिंग के लिए हमें डेट एंड क्वांटिटी, ये 2 चीजें चाहिए। ओके, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इन 4-5 डेटा को हमने इस यूजर प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल के अंदर स्टोर कर लिया। ओके, स्टोर करने के बाद जो भी हमारे पास स्टॉक था वो स्टॉक हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास 10 शूज है, 10 में से यूजर ने 3 शूज ऑर्डर कर दिए, तो वहां पे स्टॉक 7 दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वो वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, अपडेट करने के बाद यहाँ पे यूजर ने चेकआउट किया। ओके, चेकआउट करने के बाद जो भी डेटा उसका कार्ट में स्टोर था, मतलब जो जो वैल्यूज उसने परचेस की थी, वो सारी वैल्यूज यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, डिलीट होने के बाद हम उसे डायरेक्टली शो जैसे ही वहां पे पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कार्ड टेबल से डेटा रिमूव किया जाएगा, और रिमूव करने के बाद हम उसे डिस्प्ले करेंगे रूट मतलब होम पेज। ठीक है, होम पेज डिस्प्ले करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर क्या है कि एक सेकेंड, ये एनालिसिस आपका नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, ये पार्ट आपका नहीं है एनालिसिस का। ओके, तो हमने 2 से 3 फंक्शंस देखे। फर्स्ट फंक्शन था हमारा जो प्राइस प्रिडिक्शन था वो। तो ओएलएस का जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम हमने यूज किया है प्राइस प्रिडिक्शन के लिए। ओके, तो वहां पे हमें ओएलएस फंक्शन को मतलब ओएलएस का जो भी मॉडल है उसे हमें कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नाम और जेंडर, ऐसे 4 फंक्शंस हमें उसे पास करने हैं। और पास करने के बाद वो हमें प्राइस प्रिडिक्ट करके देगा कि लाइक अगर आपने जेंडर ये सिलेक्ट किया है, कैटेगरी ये है, उसकी सब कैटेगरी ये है, उसका ब्रांडिंग ये है। ओके, ऐसे सारी चीजें आपने सिलेक्ट कर दी तो वो आपको प्राइस प्रिडिक्ट करके दे देगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन हमने देखा चैटबॉट का। चैटबॉट जो है वो चैटबॉट हमने रासा चैटबॉट यूज किया है। रासा ही क्यों यूज किया, क्योंकि रासा जो है वो रासा न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल है। ओके, बेसिकली वो एक एपीआई है। उस एपीआई के अंदर हमें कुछ डेटा पास करना पड़ता है। ओके, अब वो डेटा बेसिकली है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पूरा का पूरा चैटबॉट है, इस पूरे चैटबॉट में 3 फाइल्स सबसे मेन है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स मतलब 3 फाइल्स। एक है आपकी एनएलयू फाइल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि कलर फेड, वॉश आयरन, ओके, ट्रांसफरेबल, मैन्युफैक्चरर, इंस्ट्रक्शंस। तो हर एक टॉपिक के रिलेटेड यूजर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है या किस वे में क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। ओके, उसके बाद डोमेन, डोमेन के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर क्या बॉट देगा। ओके, अगर हमने फैब्रिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक है, तो अगर मान के चलिए यूजर ने पूछा व्हाट फैब्रिक इज द गारमेंट मेड ऑफ। ओके, तो जो चैटबॉट है वो चैटबॉट ने ये वाला आंसर देना चाहिए। ओके, तो बॉट क्या आंसर देगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज लिखी है, मतलब फैब्रिक है तो फैब्रिक में से इंटेंट एंड एक्शन, यूजर क्या क्वेश्चन पूछेगा और बॉट क्या आंसर देगा, जहाँ पे वो मैपिंग किया हुआ है। ओके, तो ये 3 फाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फाइल्स के बेसिस पे हम रासा चैटबॉट ट्रेन करेंगे। एंड ट्रेन करने के बाद बैकएंड में रासा के बैकएंड में उन्होंने न्यूरल नेटवर्क यूज किया है।
ओके, तो न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे रास्ता पूरा का पूरा ट्रेन होता है। ओके, तो ट्रेन होने के बाद उसमें से सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, उसके बाद एनएलपी अप्लाई किया जाता है। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज की जाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि अभी ये बड़ा जो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैंने पास किया। ये सेंटेंस पास करने के बाद रास्ता क्या करेगा कि इसमें से स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेगा। जो अनवांटेड अनवांटेड वर्ड्स है वो अनवांटेड वर्ड्स रिमूव करेगा। ओके, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स है उन ग्रामेटिकल वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा रूट वर्ड्स में। ओके, मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अभी आपको एग्जांपल देना पड़ा तो हाँ, ठीक। तो अभी मान के चलिए ये क्वेश्चन है, इज देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग अ फेडेड शर्ट आफ्टर वॉशिंग इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो अब एनएलपी जब इस पे अप्लाई किया जाएगा तो सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस में से वो स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेगा। स्टॉप वर्ड्स मतलब क्या, इज देयर एनी, ऑफ, अ, आफ्टर, इट, ओके, द, व्हाट, हैड, वेयर, ये सारे स्टॉप वर्ड्स हुए। तो ये स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए जाएंगे। जब ये स्टॉप वर्ड्स रिमूव होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स बचे हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे हम पास करेंगे मॉडल को। ओके, तो मॉडल क्या करेगा, इन सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन सारे वर्ड्स पे जो स्टेमिंग या लेमेटाइजिंग रहता है ये वो अप्लाई कर देगा। स्टेमिंग या लेमेटाइजिंग मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे वर्ड है गेटिंग, तो गेटिंग फ्यूचर टेंस है। ओके, तो अगर अभी जो न्यूरल नेटवर्क है वो न्यूरल नेटवर्क ग्रामर को नहीं समझ पाता। ठीक है, व्हाट इज मतलब फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये ये सारी चीजें मॉडल अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो एनएलपी क्या करता है या स्टेमिंग एंड लेमेटाइजिंग क्या करता है कि इस गेटिंग को उसके रूट वर्ड में कन्वर्ट करेगा। गेटिंग का रूट वर्ड गेट। ओके, जैसे यहाँ पे वॉशिंग है, वॉशिंग का रूट वर्ड वॉश। ओके, तो उसके रूट वर्ड में वो कन्वर्ट करेगा और उसके बाद जैसे ही वो वर्ड कन्वर्ट हो जाता है, वो वर्ड कन्वर्ट होने के बाद फीड किया जाएगा मॉडल को। पर ये जो वर्ड है वो वर्ड कन्वर्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले वो चेक करता है कि ये जो वर्ड है वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ओके, और उसके बाद उसे रूट वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, और जब मॉडल इस सारे रूट वर्ड्स को लर्न करेगा, इस पैटर्न को लर्न करेगा, उसके बाद ही आपको वो प्रिडिक्शन देगा या उसके बाद ही आपको वो या आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शनलिटी थी हमारी चैटबॉट। थर्ड फंक्शनलिटी है हमारी फॉरकास्टिंग, प्राइस फॉरकास्टिंग, या जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी की जो फॉरकास्टिंग है वो, कि लाइक इन फ्यूचर यूजर कितने क्वांटिटी ऑर्डर कर सकता है एक पर्टिकुलर ब्रांड की या एक पर्टिकुलर कैटेगरी की। तो उसके लिए हमने एलएसटीएम यूज किया। तो एलएसटीएम क्या करेगा, एलएसटीएम में हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे पास प्रोसेस डॉट सीएसवी था वो प्रोसेस डॉट सीएसवी हमने रीड किया। प्रोसेस डॉट सीएसवी रीड करने के बाद उसमें से डेट हमने फेच किया और उसका जो क्वांटिटी था वो क्वांटिटी हमने फेच किया। डेट एंड क्वांटिटी को हमने पास किया एलएसटीएम को। अब एलएसटीएम में एक इनपुट लेयर है, दो सॉरी तीन हिडन लेयर्स है एंड एक आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर में हमने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनपुट लेयर में हमने यहाँ पे एक्सटेंड डॉट शेप किया। ठीक है, तो मतलब जो भी हमें डेटा सेट मिला उस डेटा सेट को हमने यहाँ पे स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद उसे रिशेप किया। रिशेप करने के बाद यहाँ पे हमने उसे इनपुट शेप पास कर दिया कि जो भी डेटा जब भी हम एक्सट्रेंड एंड वाइट्रेंड पास करेंगे तो उसका शेप हमेशा यही होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की। फिर हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट यूज किया। ड्रॉप आउट यूज इसलिए क्योंकि मॉडल ओवरफिट ना हो। ओके, तो इसके लिए हमने ये ड्रॉप आउट यूज किया। फिर जो भी यहाँ पे डेटा उसे मिला वो डेटा उसने पास किया नेक्स्ट लेयर को।
अब ये रहे उसके 3 हिडन लेयर्स। इस हिडन लेयर के बेसिस पे मॉडल ने सारा का सारा डेटा लर्न किया और यहाँ पे उसने आउटपुट जनरेट कर दिया। तो ये रहा उसका आउटपुट लेयर। उसके बाद यहाँ पे मॉडल डॉट कंपाइल किया, मतलब यहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर उसने बनाया था वो सारा का सारा आर्किटेक्चर सही है या नहीं, वो उसने यहाँ पे कंपाइल किया। और साथ ही साथ उसने ऑप्टिमाइजर्स भी डिफाइन किए और लॉस फंक्शन भी डिफाइन किया। जब हम उसे एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन ये डेटा पास करेंगे तो मॉडल यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा एक इपॉक के बेसिस पे। ओके। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रिडिक्शन निकालेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स का या नेक्स्ट 90 या 100 मंथ्स का, सॉरी वो डेज का। ओके। और उसके बाद जो भी फॉरकास्टिंग होगा वो फॉरकास्टिंग में से फ्यूचर वैल्यूज हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली, और उसके बाद फ्यूचर डेट एंड फ्यूचर वैल्यूज वही हम आगे जाके यूआई पे शो करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। और आप अगर यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत देखोगे या अगर आपने गूगल पे डेंस लेयर की डेफिनेशन, टेक्निकल वर्ड्स की डेफिनेशन, ओके, डेंस लेयर क्या करता है, ऑप्टिमाइजेस क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या करते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स अगर आपने पढ़ लिए ना, एक एक दो दो लाइन की जो उसकी डेफिनेशंस रहती है वो अगर आपने पढ़ ली तो आप इजीली एक्सटर्नल को बता सकते हो डीप में कि डेंस लेयर का बेसिकली वर्किंग क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, एडम ऑप्टिमाइजर हम क्यों यूज कर रहे हैं। ओके।